गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आपकी इकोलॉजी वाली यूनिट में वीडियो लेक्चर नंबर 24 तक अपन जैव विविधता की क्षति के बारे में पढ़ चुके हैं। जैव विविधता की क्षति के क्या क्या कारण हैं और 4 मुख्य कारण अपन ने पढ़े थे। आवासीय क्षति व विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आगमन और सह विलुप्तता। ठीक है, इतना पढ़ने से अपने को ये तो आइडिया लग गया कि अपनी इस पृथ्वी ग्रह पर जैव विविधता का नुकसान बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है और हमें बच्चों जैव विविधता को संजोने का, उसका संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। अब इस वीडियो लेक्चर में अपन ये पढ़ने वाले हैं कि हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें, कारण क्या है। तो बिंदु क्या है बच्चों, उस पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। जैव विविधता संरक्षण के कारण, जैव विविधता संरक्षण के कारण, रीजन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रीजन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखो बच्चों, हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें, हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें, इसके पीछे स्पष्ट व अस्पष्ट कारण है। कई स्पष्ट कारण भी हैं और कई अस्पष्ट कारण भी हैं जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण है। और इन कारणों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन कारणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। साहब हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें, संरक्षण करने के पीछे कारण क्या है। तो उन कारणों को अपन, कारण स्पष्ट भी हैं, अस्पष्ट भी हैं, जिनका अपना अपना समान महत्व है। 3 भागों में, 3 प्रकारों में अपन उनको बांट सकते हैं। नंबर 1, संकीर्ण रूप से उपयोगी। नंबर 2, व्यापक रूप से उपयोगी। और नंबर 3, नैतिक, इथिकल इश्यूज भी हैं, नैतिक मुद्दे भी हैं, जिनकी वजह से भी अपने को बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना चाहिए। तो देखो बच्चों, संकीर्ण रूप से जो उपयोगी है, इसमें अपने को मिलता है प्रत्यक्ष व्यापारिक लाभ, या आप तो सिंपली ऐसे समझो बच्चों, प्रकृति, जैव विविधता या पारितंत्र से अपने को बहुत सारी ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती है जो प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक महत्व की होती है, प्रत्यक्ष रूप से हमें लाभ प्रदान करती है। या और सरल भाषा में अगर बच्चों आप इसको समझना चाहते हो तो ऐसे संसाधन, ऐसी चीजें जिनकी अपन वैल्यू डिसाइड करते हैं, या ऐसे मान लो जिनकी अपन वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, उन सबको बच्चों किस कैटेगरी में रखा जाता है, संकीर्ण रूप से उपयोगी। ठीक है, मतलब प्रकृति से मानव को प्रत्यक्ष रूप से, प्रकृति से मानव को प्रत्यक्ष रूप से
अनगिनत आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। अनगिनत आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ जैसे अपन मान लो उदाहरण देखें, नंबर 1 खाद्य वस्तुएं हैं। खाद्य वस्तुओं की जैसे अपन बात करें, अनाज हैं, दालें हैं, फल, सब्जियां, ये सब चीजें बच्चों अपने को प्रकृति से मान लो प्राप्त होती है। तो ये प्रत्यक्ष व्यापारिक लाभ के लिए ये चीजें हो गई। इसके अलावा अगर अपन बच्चों देखें, ईंधन है, रेशा है, इमारती सामान है, इसके अलावा बच्चों बहुत सारे औषधीय उत्पाद है। औषधीय उत्पाद जैसे अभी मान लो बात करें, टैनिन है, रेजिन है, गोंद है, इत्र है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और लास्ट औषधीय महत्व के पादप। तो ये बच्चों कुछ प्रत्यक्ष व्यापारिक लाभ हो गए जो मनुष्य को प्रकृति से या पारितंत्र से या जैव विविधता से प्राप्त होते हैं। खाने पीने की बहुत सारी चीजें हो जाएगी, ईंधन है, लकड़ी, काष्ठ वगैरह, या ऐसे मान लो और जैसे जीवाश्मी ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब। रेशा, बहुत सारे बुनने वाले रेशे मान लो, वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं, और बहुत सारी औद्योगिक चीजें बनाई जाती है। इमारती सामान, इमारती काष्ठ हो गई। औषधीय उत्पाद, टैनिन, रेजिन, गोंद, श्लेष्मा, इत्र, लैटेक्स, ये सब चीजें औषधीय महत्व के पादप। वर्तमान में मार्केट में जितनी दवाएं अवेलेबल हैं, ऐसे मान लो बच्चों 25% से भी ज्यादा दवाएं, औषधियां पादपों से, उनके उत्पादों से बनाई जा रही है, उनसे प्राप्त की जा रही है। और भी बहुत सारे औषधीय महत्व के पादपों की खोज होना अभी भी बाकी। तो ये सारे के सारे बच्चों जैव विविधता के या प्रकृति के डायरेक्ट फायदे हो गए। ठीक है, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मनुष्य प्राप्त करता है, अपने यूज के लिए भी लेता है और उससे वो व्यापार भी कर सकता है। व्यापक रूप से अगर अपन देखें जैव विविधता का या प्रकृति का उपयोग, तो बच्चों इसमें ऐड की जाती है सेवाएं। सेवाएं इसमें क्या काम में ली जाती है? सेवाएं। और ऐसी सेवाएं जिनकी वैल्यू निर्धारित नहीं की जा सकती है। प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी प्रदत्त सेवाएं हैं जिनकी अपन कोई वैल्यू, कोई मान रुपयों में अपन उस चीज को निर्धारित नहीं कर सकते। इन सब को रखा जाएगा बच्चों व्यापक रूप से उपयोगी। जैसे अभी मैं मान लो आपको उदाहरण बताता हूं। नंबर 1 ऑक्सीजन है। प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वो ऑक्सीजन समस्त सजीव जगत के काम में आती है। अब बच्चों उस ऑक्सीजन की अपन कोई वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में, अमेजन वर्षा वनों के बारे में मैं पीछे आपको बच्चों पढ़ा चुका। अमेजन वर्षा वन बहुत ज्यादा विशाल हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अपने वायुमंडल में जितनी ऑक्सीजन है, ऐसे मान लो उसका लगभग 20% किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब सोच के देखो, उस अमेजन रेन फॉरेस्ट को, अमेजन वर्षा वनों को मानव के द्वारा सोयाबीन की खेती करने के लिए, चारागाह बनाने के लिए काटकर साफ किया जा रहा है। अब केवल एक ऑक्सीजन की वैल्यू भी अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रकृति के द्वारा हमें प्रतिदिन
कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाती है, अगर उसको रुपयों के रूप में, मुद्रा के रूप में अपन कैलकुलेट करें तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अपन जैसे देखें, दूसरी सेवा अपन देखें प्रकृति की, तो वो है बच्चों परागण। अपन जानते हैं आवर्तबीजी पादपों में जब परागण संपन्न होता है तो परागण के फलस्वरूप ही फलों का और बीजों का निर्माण होता है, और अधिकांशतः वो फल और जो बीज होते हैं वही हमारी खाद्य सामग्री के रूप में अपन काम में लेते हैं। अब सोच के देखो, बहुत सारे परागणकारी कीट हैं, पक्षी है, हैं, तो ये जैव विविधता ही तो है, ये सारे के सारे मान लो परागण में इन्वॉल्व है। अब क्या इस परागण के लिए अपन कोई मुद्रा के रूप में, रुपयों के रूप में अपन कोई वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते। प्रकृति को अपन निहारें, अवलोकन करें। अभी मान लो कोई झरना जैसे बह रहा है, उसको अपन देखकर आनंदित हो जाते हैं। कोई हरे भरे जंगल, पहाड़, ग्रीनरी है, उसको देखकर अपन आनंदित हो जाते हैं। प्रातःकाल बुलबुल पक्षी जैसे मान लो उद्यान के अंदर गाना गा रहा है, ठीक है, या घास के मैदान में अपन मान लो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो अपने को जो आनंद मिल रहा है, जो उल्लास मिल रहा है, उसकी बच्चों अपन कोई वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। तो पारितंत्र की प्रकृति प्रदत्त, जैव विविधता प्रदत्त वे सभी सेवाएं जिनका अपन कोई वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, वो सब बच्चों व्यापक रूप से उपयोगी कारणों के अंतर्गत रखा जाएगा। अब अगली चीज जो है वो बच्चों नैतिक मुद्दा है। अब नैतिक मुद्दे से क्या मतलब अपने को लगाना है? अपने को ऐसा मानना चाहिए कि प्रकृति में अपने को पता है पादपों की, जंतुओं की, सूक्ष्म जीवों की बहुत सारी हजारों लाखों जातियां हैं, और बच्चों हर जाति का अपना कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसकी कोई ना कोई नेज वैल्यू होती है। अपने को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार किसी पादप या किसी जंतु या सूक्ष्म जीव की किसी जाति से अपने को कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो यार उसका कोई रोल ही नहीं है, वो कोई फायदे का ही नहीं है, वो प्रकृति में कोई काम नहीं करता। ऐसा दार्शनिक, आध्यात्मिक ऐसी अपनी भावना होनी चाहिए कि यार प्रकृति के जो सभी जीव जंतु हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं। हमको जीव जंतुओं को बचाने का, जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास करना चाहिए, और हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमने जैव विविधता का उपयोग किया, सावधानी पूर्वक उसका संरक्षण किया, और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको जैव विविधता को संरक्षित करके और उनको छोड़कर जाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो मानवीय क्रियाकलापों से नष्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो आने वाली जो पीढ़ियां होगी उनको तो पता ही नहीं चल पाएगा कि यार अपनी प्रकृति में, अपनी इस पृथ्वी पर, अपने इस जैविक संसार में इस प्रकार की चीजें भी थी क्या। तो एक आध्यात्मिक रूप से मान लो, दार्शनिक रूप से मान लो, धार्मिक रूप से मान लो, हमारे मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि प्रकृति का हर जीव महत्वपूर्ण है और हमें उसे बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। तो ये तो सारे के सारे बच्चों क्या हो जाएंगे? कारण हो जाएंगे जैव विविधता का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, तो उस चीज को बच्चों अपन और समझते हैं। देखो बच्चों, जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें। भाई अब तक तो अपन ने ये सीखा कि जैव विविधता का संरक्षण हम क्यों करें, अब अपने को यह सीखना है कि हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें। या ऐसे मान लो, जैव
विविधता संरक्षण के तरीके। तो बच्चों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर इस चैप्टर में से जैसे जनरली मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आधी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो यहां से पूछे जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि जैव विविधता के संरक्षण के कौन कौन से तरीके हैं। इन तरीकों को बच्चों अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या जैव विविधता संरक्षण के दो तरीके अपन बता सकते हैं। एक तो है बच्चों इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, या ऑन साइट कंजर्वेशन। हिंदी में अपन इसको कहेंगे स्व स्थाने संरक्षण। क्या कहेंगे बच्चों इसको अपन? स्व स्थाने संरक्षण। और दूसरा जो तरीका होता है उसको कहेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन, या ऑफ साइट कंजर्वेशन। हिंदी में बच्चों इसको कहेंगे बाह्य स्थाने संरक्षण। ओके, तो जैव विविधता के संरक्षण के दो तरीके हो गए, एक इन सीटू कंजर्वेशन या स्व स्थानीय संरक्षण, और दूसरा हो गया एक्स सीटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब इनका मतलब क्या है? तो देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है स्व स्थानीय संरक्षण। जो जीव जहां पर पाया जाता है उसके प्राकृतिक आवास में ही, जो जीव जहां पर पाया जाता है उसके प्राकृतिक आवास में ही उसको संरक्षित करना स्व स्थाने संरक्षण कहलाता है। जो जीव जहां पाया जाता है उसके प्राकृतिक आवास में ही उसको संरक्षित कर दिया जाए तो ये बच्चों क्या कहलाएगा? स्व स्थानीय संरक्षण कहलाएगा। नेक्स्ट, बाह्य स्थानीय संरक्षण का क्या मतलब है? जीव को उसके प्राकृतिक आवास से अलग, जीव को उसके प्राकृतिक आवास से अलग किसी अन्य आवास में मानव की देख रेख में संरक्षित किया जाता है। मानव की देखरेख में संरक्षित किया। तो सिंपल सी बात है बच्चों, कोई जीव, पादप, जंतु कुछ भी हो सकता है, जो जहां पाया जा रहा है उसको वहीं पर प्रोटेक्ट कर दो, वहीं पर कंजर्व कर दो, वो तो क्या हो जाएगा? स्व स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। और जो जीव जिस प्राकृतिक आवास में पाया जाता है वहां से उसको पिक करके, वहां से उसको अलग करके और किसी अन्य आवास में, जो कि मानव निर्मित भी हो सकता है, उस मानव निर्मित आवास में उसको सुरक्षित करके रखा जाता है, उसकी देखभाल करी जाती है, वो बच्चों क्या हो जाएगा? बाह्य स्थानीय। तो बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए स्व स्थानीय संरक्षण किसको कहते हैं और बाह्य स्थानीय संरक्षण किसको कहते हैं। अब देखो बच्चों, जो स्व स्थानीय संरक्षण है, इस स्व स्थानीय संरक्षण के ऐसे मान लो दो तरीके हैं, ध्यान से समझेंगे। एक तो है बच्चों हॉटस्पॉट और दूसरी चीज है संरक्षित क्षेत्र। एक तो हॉटस्पॉट
और एक संरक्षित क्षेत्र। जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये संरक्षित क्षेत्र बच्चों 4 प्रकार के, 4 तरीके के अपन मान सकते हैं। देखो क्या क्या हो सकते हैं। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। तीसरी जो चीज है वो है बच्चों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और नंबर 4 पवित्र उपवन, पवित्र उपवन। तो बच्चों जो इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण है, उस स्वस्थानीय संरक्षण के 2 तरीके मान लो। एक तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, जैव हॉटस्पॉट, और दूसरे हैं संरक्षित क्षेत्र। फिर संरक्षित क्षेत्र में 4 तरीके, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र और पवित्र उपवन। एक एक की बात बच्चों अपन अलग अलग कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले है नंबर 1 बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जैव विविधता तप्त क्षेत्र। अब बच्चों ये बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, ध्यान से समझना, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां की जातीय समृद्धि, जातीय समृद्धि मतलब स्पीशीज रिचनेस बहुत अधिक होती है। जातीय समृद्धि, स्पीशीज रिचनेस जो होती है वो बहुत अधिक होती है। साथ ही जातियां उच्च स्थानिकता दर्शाती है। साथ ही जातियां उच्च स्थानिकता दर्शाती है। इससे क्या मतलब लगाना है? मतलब ये जातियां अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती है। समझ में आ रही बात? तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट या जैव विविधता तप्त क्षेत्र ऐसे क्षेत्र या ऐसे स्थान होते हैं जहां की जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। साथ ही वहां की जातियां बहुत ज्यादा स्थानिकता दर्शाती है ना। ये जातियां अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती। तो ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाता है, ठीक है, और फिर वहां पर जीव जंतुओं को, वहां की जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, पहले संपूर्ण विश्व में 25 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे। 25 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे। बाद में 9 नए और ऐड किए गए। तो वर्तमान में 34 हॉट स्पॉट संसार में है। और इन 34 में से ऐसे मान लो बच्चों 3 कहां पर है? इंडिया में। 3 कहां पर है? इंडिया में। कौन कौन से? ध्यान देंगे, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, दूसरा
इंडो बर्मा श्रीलंका क्षेत्र। और तीसरा जो है ये है बच्चों पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय। ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो कि अपने इंडिया के अंदर स्थित है। आगे बात समझ में। अब बच्चों ये बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट होते हैं, यहां पर जातियों का विलोपन भी बहुत तेजी से होता है। यहां पर जातियों का जो विलोपन है, एक्सटिंक्शन है, वो भी बहुत तेजी से होता है। क्यों? यहां पर जातीय समृद्धि बहुत ज्यादा है। अगर आवास को नुकसान होगा या और कोई कारण होगा तो जातियों की विलुप्ति भी बहुत ज्यादा होती है। अब अगर संसार के सभी हॉट स्पॉट का क्षेत्र सम्मिलित किया जाए तो 2% से भी कम क्षेत्रफल है। 2% से भी कम क्षेत्रफल है, लेकिन जैव विविधता बहुत अधिक है। क्षेत्र जरूर 2% से भी कम है, लेकिन जैव विविधता बहुत अधिक है। अगर केवल इन हॉट स्पॉट का भी अगर अपन संरक्षण कर लें तो ध्यान दो, केवल हॉट स्पॉट का संरक्षण करके ही जातियों की विलुप्ति को 30% तक कम किया जा सकता है। जातियों के विलोपन को कितने % तक घटाया जा सकता है? 30% तक घटाया जा सकता है। केवल 2% भाग को कम कर और जो जितनी जातियां विलुप्त हो रही है उनकी 30% विलुप्ति को अपन कम कर सकते हैं। तो इससे बच्चों अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होते हैं, यहां पर कितनी विशाल, कितनी धनी जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ये तो बात बच्चों हॉट स्पॉट की कंप्लीट है। अब अपन देखते हैं संरक्षित क्षेत्र। देखो बच्चों, संरक्षित क्षेत्र, देखो ये संरक्षित क्षेत्र जो है स्थलीय या जलीय क्षेत्र हो सकते हैं, जहां की जैव विविधता व प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कानूनी व्यवस्था से की जाती है। जहां की जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कानूनी व्यवस्था से की जाती है, ऐसी जगहों को अपन संरक्षित क्षेत्र बोलेंगे। और इसमें नंबर 1 है बच्चों नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क जो होते हैं, ये नेशनल पार्क बच्चों ऐसे क्षेत्र होते हैं, ध्यान दो, नेशनल पार्कों में प्राणीजात फ्यूना तथा वनस्पति जात फ्लोरा, इनका रख रखाव
सरकारी निर्देशन में होता है। ठीक है, सरकारों के द्वारा ऐसे क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, इनके लिए कानून बनाए जाते हैं और सरकारी निर्देशन में यहाँ के प्राणी जात और वनस्पति जात का रखरखाव किया जाता है। अब शिकार करने, वृक्षों को काटने, हैं, जंगलों को जैसे काटने, शिकार करने और कोई काम वहाँ पर खेती बाड़ी करने, चराई करने, ये जो सब चीज़ें होती है ये बच्चों राष्ट्रीय उद्यानों में पूरी तरह से क्या होती है, प्रतिबंधित होती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार इनके ऊपर कानून बनाती है और केंद्र सरकार ही इनके रखरखाव के लिए फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर अपने इंडिया की बात करें, इंडिया में जुलाई 2015 तक, बच्चों अपने एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है वो तो आप याद ही कर लोगे। इंडिया में जुलाई 2015 तक कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं। 103 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, ये अपने भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके अलावा और अपन देखें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बाघों के लिए ये फेमस है, राजस्थान में सवाई माधोपुर में ये स्थित है। इसके अलावा देखें बच्चों कान्हा नेशनल पार्क, ये भी बाघों के लिए मशहूर है। एक काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क ये गैंडे के लिए, राइनो के लिए ये प्रेजेंट है, फेमस है। ये कहानी हो जाएगी बच्चों नेशनल पार्क की। नंबर 2, वन्य जीव अभयारण्य। अपने भारत में बच्चों इन वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या है 537। इसी आंकड़े को लगभग आप काम में ले लेना। और बच्चों ये वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं, यहां पर प्राणी जात को ऐसे भूभाग हैं जहां पर प्राणी जात फ्योना पूरी तरह से संरक्षित रखा जाता है। क्लियर? बाकी और जो क्रियाकलाप है बच्चों वो अनुमति के साथ में हो सकते हैं। बाकी के क्रियाकलाप जैसे वन उत्पादों को ग्रहण करना है, लकड़ी प्राप्त करना, इमारती लकड़ी प्राप्त करना, भूमि की जुताई करना, व्यक्तिगत स्वामित्व आदि की सरकार से अनुमति लेने पर वो सारे काम हो सकते हैं। लेकिन प्राणी जात को, जंतुओं को पूरी तरह से संरक्षित रखा जाता है। फिर बच्चों संरक्षित क्षेत्र में नेक्स्ट जो है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। नंबर 3 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया 18। अपने भारत में कितने हैं बच्चों ये बायोस्फीयर रिजर्व? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये टोटल 18 है। और ये बच्चों ऐसे समुद्र तटीय या भूमि के भाग होते हैं जहां के पर्यावरण को संरक्षित किया जाता है। देखो
ऐसे क्षेत्र, भूभाग मान लो या समुद्र तटीय क्षेत्र हो सकता है, तो वहां के स्थानीय लोग व सरकारी तंत्र मिलकर, वहां के स्थानीय लोग व सरकारी तंत्र मिलकर और इनकी देखरेख करते हैं। तो सिंपल सी ऐसी बात मान लो बच्चों, बहुत सारी आदिवासी जनजातियां होती हैं, वो मान लो जंगलों के अंदर प्राकृतिक रूप से रहते हैं। अब अगर गवर्नमेंट उनके जंगलों की देखरेख करे, उस पर नियम कानून बनाए, उनको शिकार हैं, आखेट, लकड़ी काटना वगैरह, खेती बाड़ी करना, इन सब चीज़ों के लिए अगर रोक लगा दे तो वो फिर हिंसक हो जाते हैं, ठीक है, सरकार के खिलाफ वो लामबंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी चीज़ प्लान की गई कि यार ऐसे जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी और जो लोग हैं उनसे मिलकर और उनके उत्थान के लिए वहां पर बढ़ावा देना चाहिए, उनको रोजगार भी प्रोवाइड करवाया जाए हैं, और उनसे साथ साथ ऐसे क्षेत्रों को भी संरक्षित करवाया जाए। तो सरकार और उन क्षेत्रों की जो जनजातियां होती है उनके मिले जुले जो प्रयास से बनते हैं वो होते हैं बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व। अब ध्यान देंगे, इस बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना का उदय (1975) में यूनेस्को द्वारा MAB कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। यूनेस्को ने ऐसी चीज प्लान करी थी कि साहब वहां पर रहने वाली जो जनजातियां हैं उनको आप शामिल करके ऐसे एरिया को प्रोटेक्ट करो। अब देखो, जो ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के बच्चों 3 भाग होते हैं। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, ये जो क्षेत्र होता है कोर क्षेत्र, ये बफर क्षेत्र, और ये ट्रांजिशन क्षेत्र, ये मान लो पूरा का पूरा कोई बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये जो कोर क्षेत्र होता है, कोर क्षेत्र में किसी भी, ये ऐसे मान लो सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां निषेध होती है। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यहां पर क्या होती है? निषेध होती है। सैर सपाटा मान लो, शिकार मान लो, खेती बाड़ी, चारागाह, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी यहां पर नहीं की जाती। फिर कोर क्षेत्र के पेरीफेरी में या कोर के बाहर स्थित जो क्षेत्र होता है, इसको बच्चों कहा जाता है क्या? बफर क्षेत्र। और ये बफर क्षेत्र जो होता है, इसमें अनुसंधान और शैक्षिक कार्य हो सकते हैं, वो भी केवल अनुमति से। अनुसंधान व शैक्षिक कार्य हो सकते हैं बफर क्षेत्र में, वो भी केवल अनुमति से। ये ट्रांजिशन जो क्षेत्र होता है, इसमें मानव का रहन सहन और रहता है। ठीक है, तो अब इस ट्रांजिशन क्षेत्र में रहने वाली जो जनजातियां हैं, आदिवासी है, वो ऐसे मान लो कि प्राकृतिक संसाधनों के जैव विविधता का वो एक लिमिटेड रूप से यूज करते हैं। जंगल को मान लो काटना, अपनी आजीविका चलाने के लिए लकड़ी को बेचना, औषधि वगैरह प्राप्त करना, शिकार विकार प्राप्त करना, रहने की जगह है, उनके लिए मान लो कोई सुख सुविधाएं जुटाना, अस्पताल, विद्यालय, कुछ भी है। ह्यूमन जो सेटलमेंट होता है, वो ह्यूमन सेटलमेंट केवल बच्चों किस में अलाउ होता है? ट्रांजिशन क्षेत्र में अलाउ होता है। ठीक है, ये हो जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व। और चौथा जो तरीका बताया गया है संरक्षित क्षेत्र में, वो है बच्चों पवित्र उपवन।
अब पवित्र उपवन जो है ये भी स्थलीय या जलीय क्षेत्र हो सकते हैं, तो अलग अलग स्थानों पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनकी धार्मिक मान्यता होती है, उनके धर्म में उनको स्थान दे दिया जाता है, या ऐसे मान लो पूजनीय उनको बना दिया जाता है। तो पूजनीय बनाने की वजह से उनका बचाव हो जाता है। जैसे अपने राजस्थान में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में जैसे अरावली की पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियों को ये पवित्र उपवन घोषित किया गया है। अभी जैसे मान लो अजमेर में जैसे पुष्कर झील है, उसको जैसे मान लो पूजनीय बना दिया गया। मेघालय के अंदर खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश के अंदर चंदा, बस्तर, सरगुजा, यहाँ पर ये पहाड़ी इलाके हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पादप ऐसे पाए जाते हैं जिनको विभिन्न धर्म के लोग जो हैं वो उनकी पूजा करते हैं। तो पूजनीय बनने की वजह से उनको बचा लिया जाता है, पवित्र मान लिया जाता है, धर्म का सिंबल मान लो, उनको पवित्र मानकर और उनकी रक्षा की जाती है। इनको कहा जाता है पवित्र उपवन। तो बच्चों ये सब वे तरीके हो गए जिनके अंतर्गत जो जीव जिस प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं उनको उसी प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। अब बच्चों बाह्य स्थानीय संरक्षण और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इसी चैप्टर से जो संबंधित है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।